Hello guys, welcome to my new YouTube channel Learning Statecraft। यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे competitive एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम हमारा पहला पेपर जो करने जा रहे हैं वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थ्योरीज, मेथड, इंस्टीट्यूशन, एक्टर्स, इन सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में थ्योरी, इंस्टीट्यूशंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यहाँ पे हम इसकी थ्योरीज को करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को कवर अप करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स शब्द को पढ़ने से हमें क्या पता लग रहा है? कंपैरेटिव मतलब कंपेयर, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में, कि राजनीति में किस तरीके से हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। कह रहे हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को जो अलग अलग कंट्रीज में हमें मिल रहे हैं उनमें आपस में कंपेयर करना, क्या कहते हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसको जानना। कह रहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर, पॉलिसीज़, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो समझने में हमारी मदद करता है। इसलिए हम जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, कहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम दो अलग अलग कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, इंडिया में हमारे पास यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम दो अलग कंट्रीज के बीच में उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कंपेयर करें, तो वो हमारा क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। इसमें हम हमारे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमें यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है। तो इन दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में हम उनके पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपेयर करेंगे, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो जानेंगे। उसी तरीके से पॉलिटिकल कंपैरिजन में हम कर सकते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस के ऊपर स्टडीज, कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्स कर रही है। जैसे अभी हमें पता ही है कि हमारा कोविड-19 आया था, कितनी बड़ी क्राइसिस पूरी दुनिया ने झेली। तो उस पर किस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट थी उसने क्या रिस्पॉन्स किया है ना, कि किस तरीके से इटली की गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, किस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, फिर उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ रही, क्या डिफरेंसेस रहे। जब हम इस तरीके की कोई स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, अगर हम वो स्टडी पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि हम हमारे पॉलिटिकल फिनोमिनास के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, फिर चाहे वो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये सब स्टडी जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आती है। ये जर्नल सिंपल मीनिंग है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या? कंपैरिजन बिटवीन इंस्टीट्यूशनलाइज प्रैक्टिसेस बिटवीन स्टेट, की अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्या उद्देश्य है, एम क्या है इसका? तो पहला, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी कोई भी मान लो पॉलिसी है, एग्जाम्पल के लिए मान लो इंडिया की हेल्थ पॉलिसी है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया की हेल्थ पॉलिसी को अमेरिका की हेल्थ पॉलिसी के साथ या चाइना की हेल्थ पॉलिसी के साथ, तो हमें हमारी पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से पता लगेगा कि कंपैरिजन करने पर कि हमारी पॉलिसीज़ में क्या कमियां हैं जो उनकी पॉलिसीज़ में अच्छी चीज़ें हैं।
तो हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिसीज में जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने का पहला उद्देश्य ये होता है कि आपकी पॉलिसी में, आपके पॉलिटिकल सिस्टम में अगर कोई कमी है तो आप उसे दूर कर सकते हैं, तो वो समझने में हमें मदद मिलती है। सेकंड, अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उनके जो भी पॉलिसीज बन रही है या वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ने वाला है, हमें ये समझने में भी हेल्प मिलती है। तो ये कुछ एम्स हैं हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, जैसे बताया हुआ है अ लार्ज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ पर्टिकुलर पर्पस। सिंपल, इंस्टीट्यूशन क्या है, कोई एक ऐसा लार्ज ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, क्या है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसका पर्पस क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर, है ना, किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसका निपटारा करना। फिर उसके बाद उसमें हमारा इन्वायरमेंट आ गया, हेल्थ आ गया, है ना, बहुत सारे एरियाज जो है वो यूनाइटेड नेशंस कवर करता है इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। और दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका निपटारा करने का काम भी जो है वो हमारा यूनाइटेड नेशंस करता है। तो सिंपल भाषा में इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स, इनफॉर्मल नॉर्म्स और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग दैट कंस्ट्रेन एंड प्रिस्क्राइब पॉलिटिकल करेक्टर इंटरेक्शन विद वन एंड अदर। क्या कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जो इंडिविजुअल है, जो एक्टर है, जो क्या कहते हैं एक सिटीजन है, पर्सन है, उसके कामों को या तो कंस्ट्रेन करेगा या प्रिस्क्राइब करेगा। कंस्ट्रेन मतलब बाधित करेगा, लिमिट्स लगाएगा, और प्रिस्क्राइब मतलब निर्धारित करेगा। किससे, रूल्स के थ्रू। वो रूल्स फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल यहाँ पे क्या है, फॉर्मल मतलब रिटर्न है, उनके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। इनफॉर्मल नॉर्म्स क्या होते हैं, वो रिटर्न नहीं होते हैं, वो हमारी हैबिट में होते हैं, हम उनको देख देख कर, या सोसाइटी हमें वो सिखा देती है सोशलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन क्या है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल्स और नॉर्म्स हैं जो क्या कहते हैं लोगों के, इंडिविजुअल के बिहेवियर को या तो बाधित करता है या निर्धारित करता है। मतलब उसको किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, ये उसको सिखाता है। तो ये हमारे हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन को आगे लेन और इरिक्सन जो है वो क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं, और वो क्या कह रहे हैं, अ रूल दैट हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब वो रूल्स जिनको आप अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, लीगल अथॉरिटी है उनके पास। क्या कह रहे हैं वो आगे, कह रहे हैं इंस्टीट्यूशंस दो टाइप के होते हैं, जैसे अभी हम पीछे मीनिंग में भी हमने पढ़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल। यहाँ पर लेन और इरिसन जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल को दो अलग वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं। फॉर्मल मतलब हार्ड इंस्टीट्यूशन और इनफॉर्मल मतलब सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर हार्ड इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो रूल्स हैं वो रिटर्न हैं, और अगर आप उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन है जिनके रूल्स जो हैं वो रिटर्न नहीं हैं, अगर माना तो ठीक, नहीं माना तो उसके लिए कोई पनिशमेंट, मतलब फिक्स पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम इसे डिटेल में करते हैं कि हार्ड इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। हार्ड इंस्टीट्यूशन क्या है,
Hard institution comprise those formal rules that characterize a political system such as the electoral process. अब कह रहे हैं कि हार्ड इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, सिंपल अगर हम समझें तो हार्ड इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनमें फॉर्मल रूल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है हमारी, है ना. गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके रूल्स हैं, है ना, कि 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होगी. ये हमारा इलेक्शन का एक सिस्टम है, ठीक है. और उनके द्वारा जो भी रूल्स या पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो हर इंडिविजुअल को माननी होंगी, है ना. 5 साल बाद अगर सरकार बदलती है तो वो अलग पॉलिसीज बना रही है तो हमें वो पॉलिसीज माननी पड़ेंगे. अगले 5 साल बाद फिर सरकार अगर बदल जाती है तो वो पॉलिसीज में कुछ चेंज कर देती है तो हमें वो मानने पड़ेंगे. तो जो भी क्या कहते हैं चेंजेस हो रहे हैं हमारी पॉलिसी में, हम उसे एज इट इज मान रहे हैं. जैसे गवर्नमेंट का रूल क्या है कि टैक्स हमें पे करना पड़ेगा. अब जैसे हम जीएसटी भी दे रहे हैं, ठीक है, फिर स्टेट टैक्स भी दे रहे हैं. क्यों क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास गवर्नमेंट है उन्होंने हर चीज पर वो टैक्सेस लगाए हुए हैं. इससे पहले क्या कहते हैं हम हर सामान पर क्या कहते हैं जीएसटी या स्टेट टैक्स नहीं दिया करते थे, क्योंकि उन सरकारों ने ऐसा कोई पॉलिसी या कोई नियम नहीं बनाया था. लेकिन अब बनाया हुआ है. और अगर हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो सामने वाले के पास अथॉरिटी है कि वो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है ना. वो पुलिस के पास जा सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है, उसके पास लीगल अथॉरिटी है. तो ये हमारे होते हैं हार्ड इंस्टीट्यूशन या फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जिनके रूल्स रिटर्न है. उसके अगर आप उसे ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. फिर वो पनिशमेंट फाइन के तौर पर हो सकती है या जेल वगैरह हो जाता है ना. तो इस तरीके से हमारे जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन या हार्ड इंस्टीट्यूशंस जो है वो वर्क करते हैं. उसके बाद है इंस्टीट्यूशन क्या होता है. सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स दोज प्रैक्टिसेस दैट आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन फॉर्मल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस रादर देन लॉज. मत कहने का मतलब ये कि ये वो रूल्स या वो नियम या वो आदतें होती हैं जो हमारे को लॉज के प्रेशर की वजह से नहीं हम फॉलो कर रहे हैं. मतलब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि अगर हमने ये रूल तोड़ दिया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें फाइन देना पड़ेगा या हमें जेल तक जाना पड़ेगा. ये हमारी हैबिट में हो जाती है. जैसे अगर हम नॉर्मल हमारी फैमिलीज़ में बात करें तो जैसे हमें फैमिलीज़ में सिखाया जाता है शुरू से कि अगर कोई बड़ा है, आपके घर में कोई रिलेटिव आया या आपको बाहर सोसाइटी में कोई बड़े मिल रहे हैं तो आपने उनको ग्रीट करना है, नमस्ते करके, पैर छू के, हैंड शेक करके. मतलब जिसका जैसा कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें सिखाया जाता है हमारी फैमिलीज़ में और हम वैसा ही करते हैं. तो अगर हमने मान लो किसी दिन किसी को नमस्ते नहीं भी बोला तो ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए आपको सजा मिल रही है, आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे, है ना, पनिशमेंट मिलेगी, वहां पर आपको फाइन भी भरना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आपने वो रूल तोड़ भी दिया तो इट्स ओके, चल जाएगा वो, है ना. तो ये हमारे होते हैं क्या कहते हैं सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन, जहां पर हमें रूल ब्रेक करने के लिए कोई कड़ा रिटर्न कोई नियम नहीं है कि इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी. इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे हमारे स्कूल में है, हम प्रेयर करते हैं. प्रेयर में क्या होता है, हमें एक सीधी लाइन में खड़ा करा जाता है और बोला जाता है कि सीधी लाइन में सब स्ट्रेट खड़े होंगे, वन आर्म डिस्टेंस होगा और उसके बाद प्रेयर जो है वो की जाती है. अब ये कहीं पे रिटर्न नहीं है कि प्रेयर करने के लिए हमें एक सीधी लाइन में खड़ा होना है, उसके लिए वन आर्म डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है कि अगर सब लोग क्या कहते हैं सीधी लाइन में खड़े हैं तो तुम क्यों नहीं खड़े होगे. तो हम उस प्रेशर के चक्कर में सीधी लाइनों में वन आर्म डिस्टेंस लेके खड़े हो जाते हैं. उसके अगर मान लो अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं भी करता है तो उसके लिए हम उसे जेल में नहीं डाल देते हैं, क्योंकि ये कहीं स्कूल की रूल बुक में नहीं लिखा है कि सबको वो सीधी लाइन में ही खड़े होना है. लेकिन ये हमारी हैबिट में आ जाता है या हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है जिसके चलते हम उस रूल को फॉलो करते हैं. जैसे लाइब्रेरी में चुप रहना है, जोर से बात नहीं करनी है ना. तो ये कहीं पे रिटर्न नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी में सबने चुप ही रहना है. लेकिन हमने ये एक क्या कहते हैं, कह सकते हो कि एक प्रथा सी बना दी है कि हाँ लाइब्रेरी में जोर से नहीं बोलना है या कोई बोलेगा नहीं, चुप ही रहना है. तो हमारी हैबिट में वो चीज़ आ गई है. हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर हो गया कि अगर कोई नहीं बोल रहा है तो वाई शुड आई, तो हम नहीं बोलते हैं. तो ये होते हैं हमारे सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस. आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.
अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।